अरे सिक्का, जरा पेचकस और प्लास तो देना। टेबल में खड़ा जिद्दू किसी तरह संतुलन बनाए पंखा सुधारते हुए बोला। सीलिंग से टपकती बूंदें उसके माथे में उमड़ रहे पसीने में जा मिल रही थीं। लंबे से चेहरे में घुने हुए बाल, सांवला चेहरा, उस पर लगा काला ग्रीस जो बेशक हाथों से पसीना पोंछते वक्त लगा होगा, उसकी व्यस्त और थका देने वाली दिनचर्या को बयां कर रहा था। काली रात में जोरदार बारिश की झमझम करती बूंदें कानों में पड़ रही थीं। अरे बन गया क्या? सिक्का नीचे से चिल्लाया। जिद्दू का एकमात्र परम मित्र। दोनों ने ही इंजीनियरिंग यह सोचकर की कि देश में बड़ी बिजली की क्रांति लाएंगे और हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आज वह हर घर जाकर बिजली के उपकरण सुधारते हैं। अभी नहीं, बस तू टेबल को ढंग से पकड़े रहे। अरे ये दस्ताने तो पहन लेता। सिक्का टेबल को कस के पकड़े हुए था। जिद्दू बिना जवाब दिए काम करता रहा। कुछ ही देर में उन्होंने पंखे को दुरुस्त कर कुछ पैसे कमाए और घर की ओर निकल पड़े। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, इसलिए जिद्दू और सिक्का तेज कदमों से भागे जा रहे थे। उन्होंने देखा वहां पर बिल्लू शराब खाने की दुकान खुली हुई है। जिद्दू की आंखें मानो चमक उठी। वह तुरंत भागा। सिक्का भी उसके पीछे भागा। अपनी आधी तनख्वाह तो तू इस शराब को ही दे देता है। सिक्का अपने कपड़े और बालों में से पानी झिटकारते हुए बोला। बस एक यही तो है मेरी सुख दुख की साथी। चढ़ गई साले को। सिक्का बुदबुदाया। अबे तो गुलाम बन चुका है इसका। अरे कौन गुलाम नहीं है इस दुनिया में? कोई पैसे का, कोई बीवी का और मैं दारू का। सिक्का की आंखों में बोरियत की नींद साफ झलक रही थी। बोला, तो काहे के लिए किए इंजीनियरिंग फिर? अरे इंजीनियरिंग तो मालिक बनने के लिए किए थे। सोचा था एक बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ मैं पंखा सुधार रहा हूँ। तूने भी तो करी थी इंजीनियरिंग, कहाँ का मालिक बन बैठा है तू, हैं? सिक्का ने कोई जवाब नहीं दिया। जिद्दू जब घर पहुंचा तो उसे अपने ऊपर अत्यंत ग्लानि का एहसास हुआ। उसके अंधे माँ बाप उससे यही अपेक्षा लगाए रहते कि एक न एक दिन उनका बेटा एक सफल व्यक्ति जरूर बनेगा। ऊपर वाला उसके साथ है, परंतु यह बात जिद्दू को कभी न भाई। आखिर किस प्रकार ऊपर वाला उसके साथ है? यहाँ वह हर रोज अपनी रोज की आधी तनख्वाह ही पीने में ख़त्म कर देता है। ना ही घर में ज़्यादा खाना है, ना बाहर नौकरी। जिद्दू खुद को किसी पिंजरे में पाता है। इसमें भी इस शराब ने उसको जंजीरों से जकड़ रखा है। आज नहीं तो कल उसे दारू और अनाज में से एक चुनना ही होगा, या फिर इतना पैसा कमा सके कि दोनों ही चुन सके। माँ बाप का एकमात्र सहारा भी वही था। इन्हीं उमड़ते कुछ ख्यालों के साथ वह सो गया। बारिश की रिमझिम बूंदों ने अगली सुबह का स्वागत किया। इस मौसम में बाहर निकलना ही व्यर्थ था, और ऐसे मौसम में बिजली का काम करना और भी खतरनाक। फिर भी रोटी और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जिद्दू ने सिक्का को फ़ोन लगाया। हेलो। फ़ोन की दूसरी ओर से आवाज़ आई। हेलो, हाँ सिक्का, काम पे चल रहा है कि नहीं? अरे नहीं भैया, पागल हो गए हो क्या? देख नहीं रहे हो कितना खतरा है आज? बिजली ने पकड़ लिया तो जान चली जाएगी। जब तक बारिश थम नहीं जाती तू भी घर पे ही रह। सिक्का के इतना कहते ही जिद्दू ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उसने अपने दस्ताने पहने, औजार उठाए और निकल पड़ा काम तलाश में। दोपहर से शाम से रात हो गई, लेकिन जिद्दू को आज कोई काम नहीं मिला। उसका जीवन किसी काम का नहीं है। अब अपने माँ बाप को वह आज क्या खिलाएगा, जो उससे लगातार उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसी तरह के सवाल उसके मन में तैर रहे थे। बरसते बादल, कौंधती बिजली मानो उसकी इस दुर्दशा का मजाक उड़ा रही हो। भले ही बारिश उसके आंसुओं को छुपा रही हो, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी से हार साफ झलक रही थी। काली रात में अपने दस्तानों और बिजली के औजारों के साथ झुकी हुई नजरें और निराशा घसीटे पानी में पड़ते छपाक कदमों के साथ वह बढ़ा चला जा रहा था। वह घर तो नहीं जा रहा था, शायद शराब खाना ही जा रहा हो, पर नहीं, बिल्लू शराब खाना भी पीछे छूट गया। आखिर वह एक बड़े ट्रांसफार्मर के खंभे के समीप रुक गया। बिजली की तार छूने से पहले उसने कई बार सोचा था। उसके हाथ कांप रहे थे,
वह अपनी ज़िंदगी खत्म करने जा रहा था। मन में जितने भी सवाल थे उन सब को एक ही पल में नष्ट करने जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर उन खतरनाक बिजली के तारों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। जब जिद्दू ने अपनी आंखें खोली तो उसे लगा वह स्वर्ग पहुंच चुका है। पर यह जगह तो जानी पहचानी सी है। अरे नहीं, वह तो अभी जीवित है। उसने देखा, उसने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं। उसने उन बिजली के दस्तानों को तुरंत उतार नंगे हाथों से ही उन तारों को पकड़ लिया। पर यह क्या, वह अभी भी जीवित है। उन मोटी तारों में से कम हजारों वोल्टेज का करंट लगातार बह रहा था, जिस पर झूल न जाने कितने लोगों ने ही आत्महत्या की हो। मगर इसके बावजूद वह खतरनाक बिजली जिद्दू पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे मीडिया, पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड सब पहुंच गए। जिद्दू अपने दोनों हाथों से तारों में झूल मरने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह सारी वारदात मीडिया कर्मी अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में एक आदमी के हाई वोल्टेज तारों को हाथ में पकड़े झूलने की फुटेज सारे देश में फैल गई। अगले ही दिन जिद्दू के घर लोगों का तांता लगा हुआ था। लोग अपने टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा ठीक कराने के बहाने ऐसे आदमी को देखना चाहते थे जिस पर खतरनाक बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिद्दू को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। यह अचानक क्या हो गया है? टीवी में बिजली के तारों में जिद्दू को लटकता देख सिक्का तुरंत भागा। जिद्दू के घर के बाहर लोगों की लंबी कतार देख वह स्तब्ध था। जिद्दू, क्या है यह सब? सिक्का ने पूछा। यहाँ जिद्दू को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। पैसे रखने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, मदद कर, जिद्दू ने सिक्का से कहा। सिक्का ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कुछ ही दिनों में जिद्दू और सिक्का ने मिलकर खूब पैसे कमाए। यह खबर न्यूज़ चैनल में फैलती ही जा रही थी। अलग अलग न्यूज़ चैनल जिद्दू की इस विशेषता को कवर करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा भंडारी, सारी हकीकत थोड़ा बहुत फसाना से। मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बहुत दूर तक में। आज हम आपको एक ऐसे विद्युत मानव से मिलाने जा रहे हैं जिस पर हजारों तो क्या लाखों वोल्टेज का करंट भी खुजली कर चला जाता है। लोग उससे अपना पंखा, कूलर ठीक कराते हैं, बिजली की खतरनाक काम कराते हैं और उसे कभी किसी तरह की हानि नहीं हुई। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। यही न्यूज़ ओबेरॉय इलेक्ट्रिकल पावर लिमिटेड के सीईओ चामिंडा ओबेरॉय तक पहुंची। खबर देख उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद साइंटिस्ट डॉक्टर व्यास को कॉल किया। हेलो, हाँ व्यास, यह पता लगाओ, यह न्यूज़ में जो आजकल विद्युत मानव की खबरें बार बार आ रही हैं, क्या यह हमारे किसी काम की है या नहीं? घनी बाहों के नीचे छिपी चामिंडा की आंखें किसी उम्मीद से भर गई थी। इधर जिद्दू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास काफ़ी पैसा आ चुका था। उसे अब गली मोहल्ले के लोग पहचानने लगे थे। उसे विद्युत मानव के नाम से संबोधित करने लगे थे। उसे घर का राशन, किराना सब मुफ्त में मिल जाता। जिस बिल्लू शराब खाने की दुकान में वह रोज पीने जाया करता था, वहाँ भी उसे अब कोई पैसे नहीं देने पड़ते। उसका जीवन एक ही रात में बदल गया था। अरे वह तो जिंदगी से हार मान इस मानव सभ्यता को कोसता, इस समाज को कोसता अपनी जान लेने जा रहा था। मगर जीवन ने उसे जीने का दूसरा मौका दिया। अब उसे कोई शिकायत न थी और उसके माता पिता जिद्दू की सफलता से बहुत खुश थे। सिक्का और जिद्दू ने मिलकर इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग की दुकान खोल ली और आराम की जिंदगी जीने लगे। एक रात सिक्का और जिद्दू दिन भर की थकावट उतारने बिल्लू शराब खाने में आराम फरमा रहे थे। तभी वहां 4 आदमी आधम के, काला कोट, लाल टाई पहने। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, यहाँ जिद्दू कौन है? यह सुन सिक्का और जिद्दू के कान खड़े हो गए। सिक्का उनके समीप आकर बोला, यह जिद्दू क्या होता है? लगता है तुम नए हो। विद्युत मानव कहो, विद्युत मानव। सिक्का ने जिद्दू की ओर इशारा कर कहा, यह है विद्युत मानव, हमें बस आपका कुछ समय चाहिए। उस लाल टाई वाले व्यक्ति ने कहा। जिद्दू और सिक्का उन आदमियों के साथ एक होटल में जाते हैं। सर, आपको हमारी कंपनी ओबेरॉय इलेक्ट्रिकल पावर लिमिटेड की तरफ से एक जॉब ऑफर हुई है। हमारी कंपनी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है और आपकी सैलरी यह होगी। सिक्का और जिद्दू की कागज में लिखी हुई रकम देख आंखें फटी रह गईं। सिक्का को दाल में कुछ काला लगा। बोला, लेकिन इस काम के लिए विद्युत ही क्यों चाहिए आपको?
वह व्यक्ति जिद्दू के जरा समीप आकर धीरी आवाज में कहा, दरअसल इस जॉब में कई लोगों की करंट लगने से मौत हो चुकी है, इसलिए जब हमारे सर इस कंपनी के CEO तक विद्युत मानव की खबर पड़ी तो उन्होंने इस काम के लिए विद्युत को ही सही समझा। जिद्दू सोच में पड़ गया। आज तक उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसे आते थे जिससे उसके घर में 2 रोटी का गुजारा होता, और आज शोहरत खुद उसके पास चलकर आ रही है। सोच क्या रहा है जिद्दू, तूने सुना नहीं इस नौकरी में जान का खतरा है, मना कर दे, तेरे पास अब पैसे की कमी थोड़ी है, सिक्का ने कहा। जिद्दू अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। उसके पास आए इस ऑफर को आखिर वह किस प्रकार मना कर दे। जिद्दू, जो हमने बिजली का व्यवसाय खड़ा किया था उसका क्या होगा, तेरे माँ बाप उनका क्या होगा, यह तो सोच। तू है ना यार, संभाल लेगा, और मुझे थोड़े ही कुछ होगा। बिजली से मुझे कोई खतरा नहीं है, तू तो जानता ही है। देख सिक्का, तू जानता है मैंने अपने जीवन में बहुत तंगी देखी है। अब घर आती लक्ष्मी पर लात नहीं मारा जाता। सिक्का ने कुछ नहीं कहा और जिद्दू ने उस नौकरी पर हस्ताक्षर कर दिया। अगले ही महीने जिद्दू की नियुक्ति उस कंपनी में हो गई। डॉक्टर व्यास ने उस पर कुछ परीक्षण किए जिस पर वह खरा उतरा। उसके ऊपर कई वोल्टेज की तारों की देख रेख व समय पर सटीक बदलाव की जिम्मेदारी थी जिसे वह निपुणता से कर सकता था। कुछ महीने बीत गए। अब कंपनी से किसी की भी मौत की खबरें नहीं आ रही थी और जिद्दू भी खुश था। दिन भर काम करता और रात में पीकर सो जाता। उसे और क्या चाहिए। कुछ पैसे वह अपने घर माता पिता की सेवा के लिए भी भेज देता था। इधर सिक्का ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अच्छा मुनाफा कमा रहा था और जिद्दू के माता पिता का भी ध्यान दे पा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। कंपनी के CEO चामिंडा ओबेरॉय ने एक मीटिंग बुलाई जहां पर कम लागत में ज़्यादा बिजली उत्पादन के आइडियाज शेयर किए जाने वाले थे। वहां पर साइंटिस्ट और कई एक्सपर्ट भी मौजूद थे। कई घंटों तक हुई इस वार्तालाप में अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग सुझाव रखे। तभी साइंटिस्ट व्याज ने एक सुझाव रखा, क्यों ना हम एक ऐसी इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स बनाएं जो लगातार बिजली पैदा करने में सक्षम हो। पर यह कैसे हो सकता है? मीटिंग में बैठे डॉक्टर माथुर ने हैरानी से पूछा। एनर्जी को पैदा करना नामुमकिन है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर बदल सकते हैं, दुनिया का यही नियम है। डॉक्टर व्यास कुछ कहना चाहते थे परंतु वह वहीं रुक गए। कुछ ऐसी बात उनके मुख से बाहर आना चाहती थी जो सभी के सामने करना उन्हें ठीक नहीं लगा। उनकी आंखों में चमक थी जिसे चामिंडा ने पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मीटिंग बर्खास्त की और व्यास के समीप आकर कहा, कहो व्यास, क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे हाव भाव से लग रहा है तुम्हें जरूर कोई बेहतरीन सुझाव पता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। व्यास के मुख से निकले यह शब्द सुनते ही चामिंडा के रोंगटे खड़े हुए, मानो डॉक्टर व्यास ने कुछ पुरानी यादों को ताजा कर दिया हो। यह तुम क्या बोल रहे हो व्यास? क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है? भूल गए पिछली बार जब? डॉक्टर व्यास ने चामिंडा को बीच में ही रोकते हुए कहा, पिछली बार को अब 15 साल हो गए हैं सर। इस बार हमारे पास एक ऐसा मोहरा है जिससे हम उस खतरनाक इतिहास को वर्तमान में बदल सकते हैं। चामिंडा ओबेरॉय सोच में पड़ गए। उन्हें कई तरह की चिंता सता रही थी, लेकिन डॉक्टर व्यास ने उनके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। ठीक है व्यास, तुम परीक्षण करो, मैं खर्चा देख लूंगा। डॉक्टर व्यास ने एक मंद से मुस्कान लिए वहां से निकल जाते हैं। इधर जिद्दू अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वह अब दिन भर पी सकता था। एक दिन वह अपना काम कर वापस घर लौट रहा था, तभी उस रास्ते में उसे डॉक्टर व्यास मिले। अरे विद्युत, कैसे हो? अरे डॉक्टर साहब, आप? जिद्दू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, दरअसल मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था। अच्छा हुआ तुम अभी मिल गए, डॉक्टर व्यास ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। जिद्दू ने बड़ी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। मुझसे मिलने? कुछ काम था सर? अरे नहीं, बस तुम्हारी इस प्रतिभा के बारे में बहुत सुन रखा था। कुछ परीक्षण करने बाकी रह गए थे बस। जिद्दू सोच में पड़ गया। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो तुम्हारी तनख्वाह डबल हो जाएगी। फिर तो आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा सर, जिद्दू खुशी से बोला। ठीक है, कल सुबह पश्चिम में जो प्रयोगशाला है वहाँ पर ठीक सुबह 9 बजे पहुँच जाना। अगली सुबह जिद्दू प्रयोगशाला पहुँच गया। वहाँ पर रखे कई बड़े यंत्र और मशीन देख उसकी आंखें फटी रह गईं। डॉक्टर व्यास ने उसे एक जगह बिठाया और उस पर प्रशिक्षण करने की तैयारी शुरू की। उस पर कई वोल्टेज की बिजली के करंट के परीक्षण किए गए, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ नहीं हुआ, जिसे देख चामिंडा और व्यास दोनों खड़े यह देख अपनी खुशी नहीं रोक सके।
जिद्दू, आखिर ये अद्भुत शक्तियां तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? चामुंडा ने अधीर होकर पूछा। पता नहीं सर, मुझे तो खुद ही इन शक्तियों के बारे में नहीं पता, जिद्दू ने जवाब दिया। फिर भी कुछ याद करो, बचपन में शायद कुछ तुम्हारे साथ अजीब हुआ हो। कुछ भी नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, जिद्दू ने अपने दिमाग पर जोर देकर बोला। चामुंडा सोच में पड़ गए। बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप को जरूर पता होगा। जिद्दू जरा घबरा सा गया। प्रयोगशाला में मौजूद सभी लोग अचानक उसे इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं? इन सवालों के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था, मगर उसके माँ बाप को इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है? जिद्दू के माँ बाप को बुलाया गया और उनसे पूछताछ करने पर उन्हें भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। सिर्फ एक बात अचंभे की थी। जब जिद्दू 2 महीने का था तब गांव में लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई थी। उन्होंने जिद्दू को लेकर उस गांव से प्रस्थान करने का निश्चय किया और एक नाव के सहारे जाने लगे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आया जिसने उस नाव को बहाकर समुंदर तक ले गया। तभी वहां अचानक एक जोरदार बिजली गिरी जिससे उनकी आंखें सह न सकीं और वह दोनों अंधे हो गए। और अंधे होने से पहले जो उन्होंने एक बड़ी रहस्यमयी चीज देखी थी वह था समुंदर के धरातल में लहराता 5 सूढ़ों वाला हाथी। 5 सूढ़ों वाला हाथी? चामुंडा ने आश्चर्य से कहा। क्या बकवास है! जिद्दू यह सब सुन हैरान था। इस घटना के बारे में उसे कभी नहीं बताया गया। चामुंडा ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और जिद्दू की मां के मस्तक पर रख दी। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, सच बताओ, यह विद्युत शक्तियां तुम्हें कैसे मिली? अपनी मां के मस्तक में बंदूक देख जिद्दू दंग रह गया था। वह अपनी जगह से उठा तो वहां मौजूद बॉडीगार्ड ने उसे दबोच लिया। यह क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? जिद्दू की घबराहट से सांसें बढ़ने लगी, धड़कनें तेज होने लगी। यह क्या हो रहा है डॉक्टर? आपने तो कहा था मुझे आपकी जरूरत है, फिर यह सब? डॉक्टर व्यास ने मुस्कुरा कर कहा, उसी काम के लिए तो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिद्दू। सच सच सारे सवालों के जवाब बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चामुंडा ने कठोर स्वर में कहा। बस बहुत हुआ, या तो तुम इस अद्भुत शक्ति का राज बताओगे या मैं तुम्हारी माँ की खोपड़ी खोल दूंगा। अचानक हुए इस परिवर्तन को जिद्दू भांप नहीं पा रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह हवा में बदलाव कैसे हो गया। यह क्या हो रहा है? उसकी आंखें धूमिल हो चुकी थी, नजरें कमजोर पड़ने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी, आंखों के सामने मानो अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। और सारा वातावरण शून्य पड़ गया। जिद्दू बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चामुंडा और डॉक्टर व्यास पर नजर पड़ते ही वह उन पर अत्यंत क्रोध में झपटा, पर वहां खड़े जवानों ने उसे दबोच लिया। वह क्रोध से लाल था, उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर व्यास अपने प्रयोग की तैयारियों में जुटे हुए थे। अगर तुमने इस प्रयोग के पूरे होने तक आनाकानी की तो तुम्हारे बाप को भी निपटा दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो जीवित रहे तो चुपचाप हमारा साथ दो, चामुंडा ने क्रोध में जल रहे जिद्दू से कहा। डॉक्टर व्यास चामुंडा के नज़दीक आकर उनके कान में धीरे से कहा, लेकिन अगर इसकी प्रतिभा के कारण हमें नहीं पता चला तो प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं होती सर। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है डॉक्टर, तुम काम शुरू करो, बाकी मैं देख लूँगा, चामुंडा ने कहा। जिद्दू को 2 बड़ी मशीनों के बीच खड़ा किया गया। उसके शरीर में जगह जगह तारों उपकरणों को फिट किया गया, जिसका संपर्क उस लेबोरेटरी के ठीक बीचों बीच मौजूद नीले कंटेनर पे था, जिस पर लिखा था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। उसके अंदर क्या था यह केवल डॉक्टर व्यास को ही पता था। डॉक्टर व्यास सहित चामुंडा और अन्य वैज्ञानिक सुरक्षा सूट पहन तैयार थे और व्यास ने इस प्रयोग को शुरू कर दिया। बिजली मापने वाला मीटर लगातार बढ़ता जा रहा था। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, यह सारी बिजली जिद्दू के शरीर से होते हुए उस नीले कंटेनर में जा रही थी। बिजली का मीटर 50 लाख तक पहुंच चुका था। कंपनी के अंदर कई विद्युत उपकरण भ्रष्ट होने लगे। जिद्दू के शरीर से काला धुआं निकलने लगा था। वह एकदम से चीखा, शायद उसे दर्द महसूस होने लगा। अभी भी 25% प्रणाली बची हुई थी। अचानक एक बहुत बड़ा फ्यूज हुआ और प्रयोगशाला के सारे उपकरण नष्ट हो गए। वहां मौजूद लोग सभी डर के मारे कांप रहे थे। अभी भी प्रणाली में 20% की जरूरत थी।
अभी और कितना बचा है व्यास? बिजली की कड़कती ध्वनि के बीच चामुंडा ने व्यास को आवाज़ लगाई। अभी और बिजली की ज़रूरत है सर। अगर प्रणाली को मैंने अधिक आगे बढ़ाया तो इसका प्रभाव पूरे देश की विद्युत व्यवस्था पर पड़ सकता है। तुम देश की चिंता छोड़ो और प्रयोग पूरा करो। डॉक्टर ने रेगुलेटर घुमा दिया और बिजली का मीटर फटकर दूर जा गिरा। उस नीले कंटेनर में कंपन होने लगा। जिद्दू को असहनीय दर्द हो चला था। वह लगातार चीख रहा था। इतनी मात्रा में बिजली उसके शरीर में कभी नहीं गुजरी। मानो पूरे देश की बिजली उठाकर उसके शरीर से होते हुए कंटेनर में डाली जा रही थी। अचानक उस लेबोरेटरी में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत जमींदोज हो गई। सारे देश में ब्लैकआउट हो चुका था। परिणाम स्वरूप कई लोगों की जानें चली गई। जिद्दू उसी मलबे के नीचे मूर्छित पड़ा था। उसका मुंह खुला हुआ था। उसके शरीर में से एक अलग तरह की अलौकिक रोशनी आ रही थी। नसों में मानो खून नहीं, बिजलियां दौड़ रही हों। उसके बदन में लिपटे हुए कपड़े जलकर मानो उसकी चमड़ी से चिपक गए हों। जिद्दू को अचानक होश आया। जब उसकी आंखें खुली तो ऐसा लग रहा था पुतलियों की जगह बिजलियों ने ले ली हो। किसी भी तरह की बिजली झेल पाने वाला जिद्दू आज मानो सारी बिजली को अपने अंदर संग्रहित कर लिया हो। अचानक उसे याद आया उसके माता पिता उस मलबे में दबे हुए थे, लेकिन उन भारी मलबों को हटाना अत्यंत मुश्किल था। वह जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु असहाय। जिद्दू कुछ नहीं कर सकता था। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा विस्फोट हुआ। तभी आसपास की जगह पर एक बड़ा आग का गुब्बार लग गया। अब जिद्दू को अपने मृत माता पिता के शरीर को ढूंढना भी नामुमकिन सा हो गया। तभी उसे जलते हुए मलबे के बीच वह नीला कंटेनर दिखाई दिया जिस पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट लिखा हुआ था। उस पर अभी भी कंपन जारी था। तभी उसका एक दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। जिद्दू ने आगे जो देखा उससे उसका मुंह फटा का फटा रह गया। उस नीले कंटेनर से एक मानव आकार नुमा की एक आकृति निकली जो देखते ही देखते बिजली के तारों में समा गई। चारों तरफ तबाही देख जिद्दू को अपने दोस्त सिक्का की याद आई। वह तुरंत अपने दुकान की ओर भागा। वह जितनी तेज भाग रहा था उसके अंदर मौजूद बिजली उतनी ही सक्रिय होती जा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, दम उखड़ रहा था। उसे अपने शरीर में पीड़ा हो रही थी। वह अपना तेज धड़कता हुआ दिल महसूस कर सकता था। भागते भागते उसने विचार किया कि वह जहाँ कहीं से भी गुजर रहा है वहाँ के विद्युत उपकरण अपने आप जल उठते हैं। उसके अंदर मौजूद बिजली उन्हीं उपकरणों की ओर आकर्षित होती। यह विद्युत आकर्षण जिद्दू महसूस कर सकता था। आखिरकार जब वह दुकान पहुंचा तो देखा सिक्का बेजान जमीन पर पड़ा हुआ है। जिद्दू ने उसे उठाने के लिए जैसे ही एक कपड़ा छुआ वह जलकर भस्म हो गया। यह देख जिद्दू भी हैरान था। उसने दुनिया में सब कुछ खो दिया है। वह निराश मन से नीचे बैठ गया। सही कहता था सिक्का, उसे लालच नहीं करनी चाहिए थी। जब उसके पास पैसा नहीं था तब उसके पास उसके माँ बाप और एक अच्छा दोस्त था, और आज उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी लालच के कारण। अचानक सिक्का उठ खड़ा हुआ। जिद्दू यह देख बहुत खुश हुआ। जिद्दू तो सिक्का जिद्दू को देख उसकी ओर भागा, मगर जिद्दू ने उसे वहीं रोक दिया। उसने पास पड़े हुए लोहे के टुकड़े को छुआ जो पिघलकर भाप बन गया। यह उन लोगों ने तुझे क्या बना दिया है रे जिद्दू? जिद्दू ने निराश स्वर में कहा, पता नहीं, पर मैं अब ऐसा ही हूँ। यह मेरे लालच की सजा दी है ऊपर वाले ने। पर यह सब हुआ कैसे? सिक्का ने पूछा। यह लोग कोई ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू कर रहे थे जिसमें उन्होंने मेरी बिजली ना लगने वाली क्षमता का इस्तेमाल किया। इसी वजह से उन लोगों ने मेरे माँ बाप को भी छीन लिया। जिद्दू रुआंसा हो चला था। सिक्का तो यह सब सुन सन्न था, मगर किसी वजह से यह परीक्षण असफल हो गया। मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सब तहस नहस हो चुका था। अचंभे की बात यह थी कि जिस कंटेनर पर यह प्रयोग किया जा रहा था उसमें से एक आकृति निकली जो मेरी आंखों के सामने ही वह बिजली में परिवर्तित हो तारों में समा गई, और जब मैं यहाँ आया तो तू बेजान पड़ा था। सिक्का को यह सुन बड़ा दुख हुआ। उसने बताया कि अचानक दुकान में लाइट चली गई और बाहर देखा तो पूरे मोहल्ले में बिजली ही नहीं थी। मैं टॉर्च ढूंढने गया तो वह भी खराब थी। तभी अचानक दुकान के बाहर बिजली के खंभे में एक बड़ा विस्फोट हुआ और दुकान के सारे उपकरण नष्ट हो गए। यहाँ तक कि इस छोटी टॉर्च ने मुझे एक इतना जोर का झटका दिया कि मैं बेहोश हो गया। कुछ समय तक दोनों विचार में पड़ गए। क्या नाम बताया था तूने? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। सिक्का ने अपने दिमाग पर जोर दिया।
यह नाम तो मुझे सुना हुआ लग रहा है। इंटरनेट पर देख, तुरंत जिद्दू अधीर होकर बोला। पर बिजली कहाँ है? जिद्दू ने अपनी छोटी उंगली मेन स्विच में घुसा दी और दुकान की बिजली वापस आ गई। सिक्का ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से कंप्यूटर पर सारी खबरें खोजनी शुरू की। कुछ मिला? जिद्दू ने पूछा। हाँ, एक लेख है जिसमें लिखा है, आज से 15 वर्ष पहले तरंग नाम का एक युवक अगवा हो गया था और उसी वक्त ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया गया, जो उस वक्त भी सफल नहीं हो पाया था और कंपनी में तंगी हो गई थी। यह तो वही कंपनी है जिसमें तू काम करता है। इसका मतलब थंडरबोल्ट और कोई नहीं बल्कि वह तरंग है जिसके ऊपर बिजली का प्रयोग किया गया था, और उसे अगवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही कंपनी थी। जिद्दू सर पकड़कर नीचे बैठ गया। रेडियो चालू कर तुरंत, न जाने उसने क्या तबाही मचाई होगी। अचानक देश में हुए ब्लैकआउट के कारण देश को कई हानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जान माल का नुकसान हुआ है और अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि कोई अज्ञात विद्युत मानव लोगों के बीच देखा गया है और यह देश में हो रही इस आपदा के पीछे उसी विद्युत मानव का हाथ बताया जा रहा है। सिक्का और जिद्दू यह खबर देख दंग थे। यह लोग तो तुझे इन सब का दोषी मान रहे हैं। सिक्कू बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिद्दू ने रूखा जवाब दिया। तू बस ये बता, मैं वापस ठीक कैसे हो सकता हूँ? उसके लिए मुझे तेरा केस अच्छे से समझना होगा। सिक्का ने अपनी तिकड़म लगाई, कुछ उपकरण इकट्ठे किए और जिद्दू के ऊपर कुछ छोटे मोटे परीक्षण किए जिससे थोड़ा बहुत ही मदद मिल पाई। देख जिद्दू, अभी जो तेरे शरीर में बिजली है वह पहले के मुकाबले जरा कम है। मतलब हो सकता है तेरे शरीर के तापमान के हिसाब से तेरे अंदर की मौजूद बिजली बढ़ती या घटती हो। तो अब मैं क्या करूं? जिद्दू बोला, यह ऑपरेशन थंडरबोल्ट से जो भी ऊर्जा निकली है यह तेरे कारण ही संभव हो पाया है। हो सकता है तेरा उपाय भी वहीं से निकले। हाँ, पर कैसे? उस थंडरबोल्ट को ढूंढ, वह तुझसे ही बनकर तैयार हुआ है। अगर वह तारों में समा सकता है तो जरूर तू भी यह कर सकता है जिद्दू। जिद्दू वहां से निकलने लगा। अरे सुन, यह बैटरी तो चार्ज कर दे ताकि मुझे कुछ और उपयोगी जानकारियां मिल सके। जिद्दू बैटरी छूकर चला गया। उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी धड़कनें एक बार फिर तेज होने लगी। उसे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा था। शरीर के अंदर मौजूद बिजलियां नसें फाड़ कर बाहर आ रही थी। वह अपने पूरे शरीर में बिजली की अनुभूति कर रहा था। देखते ही देखते वह ट्रांसफार्मर तक जा पहुंचा, जिसकी नंगी तारों को पकड़ उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह वही ट्रांसफार्मर था जिसने जिद्दू को एक हारे हुए इंसान से विद्युत मानव बना दिया था। आज एक बार फिर जिद्दू उसी की तरफ भागा है। समय मानो ठहर सा गया हो। उस ट्रांसफार्मर और जिद्दू में एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया था। बिजली उसकी गवाह थी। देखते ही देखते जिद्दू उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर कूदा और अगले ही पल वह अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहा था। वह मोटी खतरनाक तारें मानो जिद्दू को अपने आगोश में लेना चाहती हूँ और कुछ ही पलों में जिद्दू उन तारों में बह रही बिजलियों में समा गया। इतना आरामदायक उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसमें और बिजली में अब कोई अंतर ना था। वह उन तारों में मानो बह सा रहा था। वह जिस दिशा में बहता, सोए हुए बल्ब मानो उसके स्वागत के लिए जल जाते। इस चमत्कारिक अनुभूति को वह महसूस ही कर रहा था, तभी उसके सामने से एक खतरनाक रोशनी दिखी जो उससे टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और तारे फटकर दूर जा गिरी। जिद्दू जमीन पर आ चुका था। जिद्दू किसी तरह संभला। देखा, उसके सामने थंडरबोल्ट खड़ा हुआ है अपने इंसानी अवतार में। इस टकराव से वह भी जमीन पर आ गिरा था। तरंग, जिद्दू ने पुकारा। जिद्दू ने ध्यान से देखा तो वह तरंग की लाश थी, जिसके चारों ओर किसी ऊर्जा ने एक विशाल पहरा लगाया था। मानो बिजली ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा। जिद्दू उसके समीप जाने का प्रयास करने लगा। तभी उस ऊर्जा ने जिद्दू पर एक जोरदार बिजली का प्रहार किया, जिससे वह दूर जा गिरा। इतना जोरदार झटका उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसकी धड़कनें शांत होने लगी। उसके अंदर की बिजली कमजोर पड़ने लगी। थंडरबोल्ट वापस से उन तारों के सहारे पल भर में गायब हो गया। इससे पहले जिद्दू के शरीर का तापमान ठंडा पड़ जाए, उसने भी छलांग लगाकर तारों के सहारे थंडरबोल्ट का पीछा करना शुरू किया। और फिर शुरू हुई दो विद्युत महामानवों की जंग।
एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, थंडरबोल्ट आगे, विद्युत मानव पीछे। यह जहां से गुजर रहे थे बिजली के उपकरण जल बुझ जाते। दो विद्युत मानवों के बीच तारों के अंदर हो रहे इस भीषण संग्राम से लोग वाकिफ हो चुके थे। इस युद्ध के कारण हर पल लोगों की जानें जा रही थी। जो भी व्यक्ति विद्युत उपकरण के करीब होता मारा जाता। थंडरबोल्ट और विद्युत मानव बिजली के एक विशालकाय पावर प्लांट तक पहुंच चुके थे। थंडरबोल्ट बिजली के तारों की आखिरी छोर तक पहुंच गया। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं और पीछे था विद्युत मानव। दोनों तारों से निकल इंसानी वेश में जमीन पर आ चुके थे। इससे पहले कि थंडरबोल्ट विद्युत मानव पर अपना प्रहार करता, जिद्दू ने उससे बात करने की कोशिश की। देखो तरंग, मुझे पता है यह तुम ही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस देश में तुमने कितनी तबाही मचा रखी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मकसद क्या है, पर मुझे पहले जैसा होना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। और तुम, इससे पहले कि जिद्दू आगे कुछ और कह पाता कि थंडरबोल्ट ने एक बार फिर जोरदार प्रतिघात किया। जिद्दू के नसों में से भरी बिजलियां मानो चुंबक की तरह थंडरबोल्ट की ऊर्जा में समाहित होना चाहती। जिद्दू ने इस बार अपने आप को नहीं रोका और उसने भी अपने अंदर बहती बिजलियों से थंडरबोल्ट पर प्रहार किया। अब यह बिजलियों का महायुद्ध तारों से हटकर इंसानी जमीन पर आ चुका था, बेशक जिसका प्रभाव आम इंसानों को ही भुगतना था। बिजलियों के इस भीषण भिड़ंत में आसपास की जगह जलकर खाक हो गई। जिद्दू को एहसास हुआ कि वह कमज़ोर पड़ रहा है। उसके अंदर की बिजली व थंडरबोल्ट ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर रहा था। अचानक उसका प्रहार जिद्दू की नसों से निकलती हुई बिजलियों को तोड़ता हुआ उस पर जा लगा। जिद्दू का शरीर जलने लगा था। इससे पहले कि उसके प्राण पखेरु हो जाए, वह यह दंड छोड़कर भागा ताकि उसका तापमान फिर से बढ़ना चालू हो सके। थंडरबोल्ट भी उसके पीछे था। आश्चर्य है, यह खेल उल्टा हो चला था। अब जिद्दू आखिरकार भागने में कामयाब रहा। इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में थंडरबोल्ट ने बाजी मार ली थी। जिद्दू जब दुकान पहुंचा तो सिक्का उसे देख स्तब्ध था। जिद्दू नंगा और लहूलुहान उसके सामने पड़ा था। तूने तो कहा था वह मुझसे ही बनकर तैयार हुआ है, मगर वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, वह सब तो ठीक है, पर तू नंगा कैसे हो गया? सिक्का ने पूछा। सिक्का ने उसके ऊपर तौलिया डाली जो उसके शरीर को छूते ही राख बन गई। उसने मेरे ऊपर एक ऐसा विस्फोट किया जैसे मानो मेरी सारी बिजलियां चूस रहा हो। जिद्दू ने हाफते हुए कहा। कुछ कर यार सिक्का, मुझे पहले जैसे बनना है किसी भी हालत में। सिक्का सोच में पड़ गया। रुक, मैं कुछ करता हूँ, तू कंप्यूटर चालू कर। सिक्का ने सारी जानकारियाँ जुटाना शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। वह निराश होकर बैठ गया। क्या हुआ सिक्का, कुछ मिला क्या? जिद्दू ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। जिद्दू, तूने कहा था यह ऑपरेशन एक बड़े विस्फोट के कारण असफल हो गया था, पर नहीं, यह ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक असीमित ऊर्जा बनाने के संदर्भ में ही शुरू किया गया था, जो इस विस्फोट होने के कारण उसकी प्रणाली पूरी हो चुकी थी। और आज यह जो थंडरबोल्ट है वह और कोई नहीं बल्कि एक असीमित ऊर्जा का भंडार है। और जहाँ तक मुझे लगता है, अनंत ऊर्जा हमेशा भूखा रहेगा, अनंत ऊर्जा के लिए, जो कि असंभव है। पर उसने तरंग का शरीर क्यों पकड़ा हुआ है? तरंग इस ऊर्जा का मेजबान है। इतनी ऊर्जा अपने इर्द गिर्द होने के बाद किसी की जान बची नहीं रह सकती। इसका मतलब मैं कभी इस अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जिद्दू अपना सर झुकाए हाथों से निकलती हुई बिजलियों को देख बोला। मैं इसे वरदान में बदल दूंगा जिद्दू, तो चिंता मत कर, सिक्का ने बोला। पर कैसे? जिद्दू ने आश्चर्य से पूछा। अरे अपनी इलेक्ट्रिकल की डिग्री कब काम आएगी? सिक्का की आंखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास था। मुझे तेरे ऊपर कुछ टेस्ट करने होंगे। सिक्का तैयारियों में जुट गया। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन सहित उसने कई अन्य चीज़ें एकत्रित करनी शुरू की। इधर थंडरबोल्ट भारत से सटे हुए देशों में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद सभी ऊर्जा स्रोत को नष्ट करता लोगों की जान ले रहा था। पहले अच्छी खबर सुनेगा या बुरी? सिक्का ने कहा। अच्छी खबर यह है कि मैंने तेरे लिए एक ऐसा सूट बनाया है जो किसी भी तरह की विद्युत शक्तियों को तेरे शरीर में लगने से रोक सकती है, और तू किसी से भी मिल सकता है। और बुरी खबर, देख, यह जो तू दारू शराब इतने दिनों से पी रहा है, यह सब अब तेरे लिए जहर के समान है, क्योंकि यह तेरे शरीर के अंदर मौजूद पानी से क्रियाशील हो तेरे अंदर मौजूद विद्युत शक्तियों को नष्ट कर देगा। यह सुन जिद्दू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक बड़ा धक्का सा लग गया। उसके दुख के साथ ही
उसके हृदय के सबसे करीब उसकी हमसफ़र दारू अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। वह निराश होकर बैठ गया। ऐसे निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। यह ले सूट, इसे पहन और उस थंडरबोल्ट का सामना कर। क्यों करूं? और अब उसका कोई मतलब नहीं है। मैं वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता। जिद्दू ने चीख कर कहा। यह तू क्या बोल रहा है जिद्दू? अगर तूने उसे नहीं रोका तो कौन रुकेगा? वह इस दुनिया को तबाह कर देगा जिद्दू। तो करने दे। मेरी तो दुनिया पहले से ही तबाह हो चुकी है। अब क्या बचा है मेरे पास? तू भूल मत, जिन लोगों की जान जा रही है उन्हीं लोगों ने तुझे विद्युत मानव बनाया है जिद्दू। मैंने तो नहीं कहा था मुझे विद्युत मानव बनाओ। मैं तो अच्छा खासा मरने जा रहा था, लेकिन इस समाज ने मरने भी ना दिया। सिक्का को अब गुस्सा आ रहा था। उसने खुद ही सूट पहन थंडरबोल्ट से भिड़ने चल दिया। यह देख जिद्दू हैरान हो गया। तू कहाँ जा रहा है? अगर तू नहीं जाएगा तो किसी को तो जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस थंडरबोल्ट की ऊर्जा का शिकार मैं हो ही जाऊंगा। तो क्यों ना लड़के मरूं। और उसके लिए मुझे किसी विद्युत शक्ति या विद्युत मानव बनने की जरूरत नहीं है। सिक्का, पागल मत बन, तू अपनी जान गंवा बैठेगा। बेहतर है कम से कम इतना तो कमज़ोर नहीं हो कि खुद ही अपनी जान ले मरूं। मरूंगा तो इन मासूम लोगों के लिए लड़ते हुए। जिद्दू चुप रह गया। किस समाज की बात कर रहा है तू सिक्का? जहां एक रोटी कमाने के लिए आदमी घुट घुट कर मर जाए, वहीं अचानक से वही समाज उसे शिखर तक पहुंचा दे। अगले ही दिन उसके माता पिता छीन ले। ये किस समाज की बात कर रहा है तू सिक्का? तो तू किस समाज की बात कर रहा है जिद्दू? उसका हिस्सा तो तू भी है, मैं भी हूँ, तेरे माता पिता भी थे। तो फिर असल में दोषी कौन है जिद्दू? तू बता। जिद्दू चुप रहा। उसके पास अब कोई जवाब ना था। पर मैं इस थंडरबोल्ट को नहीं हरा सकता। तूने ही कहा है यह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जब बिजली की मात्रा अधिक हो जाए तो तुझे पता है क्या करना है। जिद्दू थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। फिर उसने अपना सूट पहना और निकल पड़ा थंडरबोल्ट की खोज में। इधर दक्षिण में थंडरबोल्ट ने तबाही मचाई हुई थी। इससे पहले वह और तबाही मचाता, जिद्दू ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। थंडरबोल्ट ने उसे देख एक बार फिर से प्रहार किया, मगर इस बार जिद्दू के सूट ने उस विद्युत प्रहार को कुछ देर के लिए रोक लिया था। अचानक जिद्दू वहां से तारों के सहारे भागने लगा। वहीं थंडरबोल्ट ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। इधर सिक्का ने एक खंभे की तार को दो भागों में बांट दिया था। अभी तक सब योजना के अनुसार ही हो रहा था। जिद्दू ने थंडरबोल्ट को उसी खंभे तक ले आया था जिसे सिक्का ने योजना के हिसाब से तैयार किया था। जिद्दू ने समय पर दूसरी तार से अपना रास्ता बदल लिया। वहीं थंडरबोल्ट अपने वेग के कारण तुरंत मुड़ ना सका और उसी तार के सहारे धरती पर समा गया। और इस तरह सिक्का और जिद्दू ने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से बहादुरी का पुरस्कार भी मिला। दोनों की अपनी दुकान अब पहले की तरह चलने लगी थी। तभी जिद्दू ने सिक्का से पूछा, तुझे क्या लगता है यह सब मैंने समाज के लिए किया? बिल्कुल नहीं, सिक्का ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।